हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्केट सारथी। आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको क्यूरियोसिटी है या उत्सुकता है इस चीज का कि मार्केट 2023 में कैसा रहने वाला है, कौन से सेक्टर हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो 2023 में मार्केट को ड्राइव करने वाले हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो प्लान किया हूं जिसमें मैं ये बताने वाला हूं कि इस 2023 की शुरुआत से लेकर 2023 के अंत तक मार्केट में कौन से सेक्टर्स हैं, कौन सी टेलविंड्स है, कौन सी हेडविंड्स है या बजट से क्या होने वाला है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने इस एक वीडियो में कलेक्ट किया है और आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, मार्केट सारथी को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन से फायदा मिल सके। शुरू करते हैं। डिस्कशन की शुरुआत से पहले मैं थोड़ा एक पर्टिकुलर फ्लैशबैक में जाना चाहता हूं कि 2022 में क्या हुआ, वो कौन से सेक्टर्स थे या वो कौन से इवेंट्स थे जो मार्केट को ड्राइव किए। एंड बट उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बता देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो मैं प्लान कर रहा हूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन है। इस पर्टिकुलर वीडियो में दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन से आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना बनाएं और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए अपनी खुद की रिसर्च करें, अपने रिसर्च एनालिस्ट या ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से जरूर बात करें। दिस इज ओनली प्योर फॉर एजुकेशन पर्पस फॉर माई एंड योर सेल्फ। एंड वन मोर थिंग, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और ये जो वीडियोज हैं इस तरह की लर्निंग्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। 2022 की बात करूं तो 2022 में कई सारे उतार चढ़ाव मार्केट में देखने को मिले। उन उतार चढ़ाव में मार्केट में एट द एंड जो अगर देखूं तो 2022 की शुरुआत से लेकर 2022 के एंड तक मार्केट कहीं वैसे गया नहीं। मार्केट में अगर देखें तो सेंसेक्स जो है ऑलमोस्ट 3% की बढ़त के साथ और निफ्टी जो है 4% की बढ़त के साथ क्लोज हुई। ओवरऑल इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कई स्टॉक्स थे जो आउट परफॉर्म किए, कुछ स्टॉक्स ने डबल रिटर्न दिया, बट कुछ स्टॉक्स थे या कुछ सेक्टर्स थे जो कि अंडर परफॉर्म किए। ये सारा अंडरस्टैंडिंग हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने वाले हैं। बिफोर मूविंग अहेड मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूं कि जो मैंने लर्निंग्स लिया है फ्रॉम मिस्टर बसंत महेश्वरी। उनका कहना है डोंट ट्राई टू बी रैबिट इन द मार्केट, टॉर्टोइज इज गुड इनफ इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। मतलब आप रेबिट और टॉर्टोइज की स्टोरी तो आपने सुनी होगी। स्टॉक मार्केट में बहुत जल्दी प्रॉफिट कमाने की कोशिश ना करें। इस पूरे साल में अगर आप देखें तो ब्लू चिप स्टॉक्स में उतना रिटर्न्स नहीं दिया, बट आपको कंटिन्यूअसली टॉर्टोइज की तरह अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते रहना है। एट द एंड कुछ समय ऐसे आते हैं जिसमें कि मार्केट जो है 5 साल का रिटर्न एक साल में भी दे देता है। ओवरऑल अगर ये साल अगर अच्छा नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट में थोड़ा आउट हो जाए या बहुत शॉर्ट टर्म पे प्रॉफिट कमाने के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, कॉल पुट ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्टार्ट करें। यस, वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी रिस्क एपिटाइट है तो टॉर्टोइज इज गुड इनफ फॉर द मार्केट। मतलब कंटिन्यूअस आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना है मार्केट में एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। 2022 जिसमें कि हमने देखा सबसे पहला पेंडेमिक्स ने यू टर्न लिया। चाइना को अगर देखें तो चाइना कंटिन्यूअसली पूरे साल में कोविड पेंडेमिक्स में ओमिक्रॉन वायरस वेरिएंट की वजह से परेशान रहा। लगभग एक समय तो ऐसा आया दिसंबर एंड होते होते जहां पर चाइना में एक दिन में 3.5 करोड़ केसेस सामने आए, जिस वजह से चाइना जो है लगातार जीरो कोविड पॉलिसी का दे अप्लाई जीरो कोविड पॉलिसी। और उस वजह से ओवरऑल जो इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स है, क्योंकि चाइना जो है बहुत बड़ा कंज्यूमर है वर्ल्ड इकोनॉमी का, मेटल्स में ले लें, एनर्जी में ले लें, हर सेक्टर में बहुत बड़ा कंज्यूमर है। अगर वो बंद रहेगा, वहां पर लॉकडाउन रहे कई जगह, तो उस वजह से थोड़ा सा इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स डाउन रहे। इकोनॉमी में कई सेक्टर्स ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ओवरऑल 2022 में ये पर्टिकुलर एक फैक्टर था जो मार्केट को नेगेटिवली रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर रहा था। अगला जो फैक्टर है वो रशिया यूक्रेन वॉर। हालांकि ओवरऑल सेंटीमेंट सारे सही थे। फर्स्ट क्वार्टर में रशिया यूक्रेन वॉर का स्टार्टिंग हुआ, जिसकी वजह से सबसे मेजर इंपैक्ट जो रशिया यूक्रेन वॉर का आया वो आया लगभग हमें देखें तो इन्फ्लेशन में आया। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ते चले गए, प्लस जो पर्टिकुलर सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ जिसमें कि मेटल सेक्टर से रिलेटेड, एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड और कई चीजें लाइक सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज मार्केट में हो गई। ओवरऑल जो मार्केट जो है इस पर्टिकुलर इवेंट रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से नेगेटिवली रिएक्ट किया और मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रही। हालांकि उसका कुछ फायदा मेटल सेक्टर्स में, इंडियन इकोनॉमीज में, इंडियन कंपनीज को हुआ। वो कैसे हुआ वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगला जो है मैंने आपको जैसे बताया रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हाई इन्फ्लेशन रहा। जो इन्फ्लेशन है ऑलमोस्ट 40 ईयर्स के हाई पर चला गया। कई जो डेवलप कंट्रीज हैं जो अपने लो इन्फ्लेशन रेट के लिए जानी जाती हैं वो भी डबल डिजिट्स में इन्फ्लेशन को फेस कर रही थी। हालांकि अभी जो है दिसंबर एंड होते होते
इन्फ्लेशन थोड़ा कूल डाउन हुआ है और इस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन की वजह से जो सेंट्रल बैंक्स ने उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया सेंट्रल बैंक ने? जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ मनी सप्लाई और मे बी पॉसिबल हाई डिमांड और मे बी पॉसिबल हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो इस सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है तो उस वजह से मार्केट में मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाता है, कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाता है, ओवरऑल जो है मार्केट में जो है ओवरऑल देखिए जो कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस होने लगते हैं, जिसके थ्रू जो डिमांड फॉर दिस एनी प्रोडक्ट्स और दी एनर्जी और एनीथिंग एनी रॉ मटेरियल वो रिड्यूस हो जाता है। और रिड्यूस होने से लगभग ये होता है कि मार्केट में जो है मटेरियल की कॉस्टिंग है वो थोड़ा कंट्रोल होने लगती है। सो नेक्स्ट वाज दैट जीरो कोविड पॉलिसी, जैसा कि मैंने आपको बताया वो उस वजह से था। दूसरा है एफआईआईज की कंटिन्यूअस सेलिंग। अगर हम बात करें होल ईयर में एफआईआईज ने 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में से 10 महीनों में एफआईआईज ने कंटिन्यूअस सेलिंग किया है। कुछ 2 ही महीने थे जिसमें कि एफआईआईज ने कुछ बाइंग किया है और वो बाइंग कितना किया है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। हालांकि अगर ओवरऑल देखें तो 2,78,000 करोड़ के आसपास का बिकवाली एफआईआईज ने इस साल किया है, जिसकी वजह से मार्केट हालांकि अंडर प्रेशर रहा, बट जो डीआईआईज की जो बाइंग थी या इंडियन रिटेल्स इन्वेस्टर्स की जो बाइंग थी उसने मार्केट को उतना नीचे नहीं आने दिया और हमारा मार्केट जो ओवरऑल साइडवेज रेंज में रहा। हालांकि ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें या ग्लोबल अदर इंडाइसेस देखें तो वो अंडर परफॉर्म किए हैं और हमारा मार्केट थोड़ा आउट परफॉर्म किया है। आगे बढ़ते हैं, मार्केट की ओवरऑल हाइलाइट्स अगर देखें तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है फोरकास्ट था वर्ल्ड का वो 3.6% था, उसके बजाय 3.22% रहा। वहीं अगर हम बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स ने जो है 3.72% का गेन 2022 में पोस्ट किया। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने 4.12% का गेन पोस्ट किया। अगर हम बात करें स्टील सेक्टर्स की तो सप्लाई डिसरप्शन रहा, बिकॉज जो है रशिया जो है मेजर स्टील प्रोडक्शन और सप्लाई में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। रशिया से सप्लाई डिसरप्शन होने की वजह से स्टील के प्राइसेस बढ़ गए और चाइनीज जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से वहां की जो इकोनॉमी है वो थोड़ा क्लोज रहा, उस वजह से जो है स्टील के प्राइसेस बढ़े और इसका सीधा फायदा जो है इंडियन स्टील मेकिंग कंपनीज को मिला और जहां पर इंडियन स्टील सेक्टर ने पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म किया और ऑलमोस्ट 22.78% के आसपास का इस पर्टिकुलर सेक्टर ने ग्रोथ पोस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी और से इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। वहीं अगर बात करें पावर सेक्टर में तो पावर सेक्टर में एक बहुत बड़ा हलचल देखने को मिला। लगातार कई सारी कंपनीज ने कैपेक्स बढ़ाए हैं रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जीज एंड पावर सेक्टर्स, जस्ट बिकॉज के जो अगर मई 2022 की बात करें तो वहां पर हमें एक पर्टिकुलर एनर्जी क्राइसिस देखने को मिला था और उसके बाद कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम के थ्रू प्लस अगर बात करूं प्राइवेट सेक्टर्स ने कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करके कई सारी ऐसी डील साइन किया या मेगा जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप किया, इंस्टॉल किया, जिसकी वजह से थोड़ा पावर सेक्टर अगेन इंडियन मार्केट्स को आउट परफॉर्म करता नजर आया। पावर एंड यूटिलिटी की बात करें तो इसने 9% का ग्रोथ पोस्ट किया। वहीं अगर बात करें बैंकिंग सेक्टर तो बैंकिंग सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिसमें कि जस्ट बिकॉज ऑफ जब भी इंटरेस्ट रेट सिनेरियो बढ़ता है आई मीन हाई राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में बैंकिंग थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। प्लस इसके साथ जो है बैंकिंग सेक्टर में इस साल क्या हुआ कि बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिला। क्रेडिट ग्रोथ मतलब लोन जो बैंक देती है उसमें थोड़ा सा फर्दर ग्रोथ देखने को मिला। डिपॉजिट्स भी लगभग 28% के रेट से सीएजीआर से 5 इयर्स में बढ़े, जिसमें कि हाईएस्ट जो ग्रोथ हुआ है वो 2022 में हुआ है। सो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर ने पीएसयू बैंकिंग ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया है मार्केट के कंपैरिजन में। वहीं अगर हम बात करें एफआईआई सेलिंग की तो एफआईआई सेलिंग को डिटेल में समझते हैं। देखिए यहां पर अगर हम देखें तो एफआईआईज ने कंटिन्यूअसली दिसंबर 2022 में और जनवरी 2022 से लेकर लगातार सेलिंग किया है। हालांकि थोड़ा सा एफआईआईज का जो मूड है वो थोड़ा पॉजिटिव हुआ और अगस्त के बाद थोड़ा मार्केट में बाइंग और सेलिंग का दौर चलता रहा। लगभग अक्टूबर में वी कैन नॉट से कि ये कंप्लीटली सेलिंग है। 400 करोड़ के आसपास का बिकवाली एफआईआईज ने नेट किया, जो कि एक दिन का भी हो जाता है। सो वी कैन से मोटा मोटी के मार्केट में जो है पूरे 10 महीने एफआईआईज ने सेलिंग किया और 2 महीने ही बाइंग किया। सो ओवरऑल ये 2.78 करोड़ का कैश मार्केट में बिकवाली रहा, जो कि मार्केट को प्रेशर में डाले रहा। हालांकि डीआईआई जो उसके काउंटर करता रहा। कंटिन्यूअसली जो हमारे इंडिया में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का जो कल्चर आया है, लोगों का जो इन्वेस्टमेंट्स जो है एसआईपीज में बढ़ता चला जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मार्केट जो है उस पर्टिकुलर एसआईपी इन्वेस्टमेंट से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कल्चर से पर्टिकुलरली मार्केट थोड़ा सा हाई लेवल पे होल्ड करता रहा। सो ओवरऑल देखिए इंडेक्स को, अगर इंडेक्स के चार्ट को देखें तो ये जो एरिया है यहाँ से हम स्टार्ट हुए थे और इसके बाद हम लोग
हाई बनाया, फिर एक नया लो, तो ऐसा करके 2 या 3 बार हमने एक स्विंग लो बनाए और 3 से 4 बार हमने एक स्विंग हाई बनाए, जो कि प्रीवियस लाइफ टाइम हाई को निफ्टी तोड़ नहीं पा रहा था। सो बिफोर दैट इट वाज अ कंप्लीट साइडवेज रेंज ओवर द ट्रेड। हालांकि एक शॉर्टफॉल उसके बाद, मतलब मार्केट यहां से गिरा, उसके एक शॉर्टफॉल के बाद मार्केट ने जो रिकवरी लिया, तो उसके बाद हम लोग एक ऑलमोस्ट लगभग थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला, और ऑलमोस्ट जो निफ्टी है मीनवाइल दिसंबर की शुरुआत और नवंबर के मिड में थोड़ा सा हाई लेवल पे लाइफ टाइम हाई पर पहुंचने में कामयाब रहा और ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न टच करने ही वाला था। देन अगेन हमें थोड़ा बेकवाली देखने को मिला। अगर ये ऑरेंज लाइन अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है हमारी करेंसी अगेंस्ट द यूएस डॉलर, जिसमें कि अगर देखें तो लगातार करेंसी भी वीक हुआ है। उसके वीक होने का कारण क्या है वो हम जानेंगे आगे। सो अभी अगर देखते हैं इंडियन मार्केट कहाँ है, कहाँ जा सकते हैं हम, इसको समझने के लिए पहले हमें ये चार्ट देखना होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट मैं बताना चाहता हूं। यहां पर देखिएगा इंडियन निफ्टी जो है प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से 21.78 पर चल रहा है। मतलब ये ट्रेलिंग पीई है, जिसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि जो इंडियन निफ्टी है अपनी ओवरऑल अर्निंग से, मार्केट अपनी ओवरऑल अर्निंग से 21.78 टाइम्स हायर चल रहा है, जो कि अपनी ट्रेलिंग अर्निंग के हिसाब से देखा जा रहा है, और 20 टाइम्स हायर चल रहा है फॉरवर्ड अर्निंग के एस्टीमेट से। मतलब क्या है, मार्केट जो है अगर यहाँ देखेंगे आप तो मार्केट हमेशा इस पर्टिकुलर, ये जो रेड लाइन है यहाँ पर आपको निफ्टी का दिख रहा है, और ये जो ब्लू लाइन है ये आपका लगभग देखें तो ये पी रेशो का दिख रहा है। तो मार्केट जो है जब जहां से गिरा था अक्टूबर 2021 में, वहां पर अपने हाईएस्ट लेवल, आई मीन हाईएस्ट वैल्यूएशन पे पहुंच गया था, जिसमें जो पी था वो 42 टाइम्स चला गया था। सो उसके बाद मार्केट में लगातार साइडवेज ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला और लगातार कॉर्पोरेट्स की अर्निंग बढ़ी है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पी जो थोड़ा सा हमारा करेक्ट हुआ है, और राइट नाउ वी आर एट दिस मच। बट क्या ये सस्ता है? ओके, मीडियन के हिसाब से देखिए तो मीडियन पी जो है 20.54 के आसपास है, उसके अबो हम चल रहे हैं, बट इट इज नॉट वी कैन से कि ये सस्ता है या महंगा है। ओवरऑल जो एशियन अदर मार्केट्स हैं, अगर मैं एमएससीआई एशिया पैसिफिक इंडेक्स की बात करूं तो वो अपने 14 पी पर चल रहा है। वहीं अगर बात मैं चाइना की बात करूं तो चाइना जो अपने 13 के पी पर चल रहा है। मतलब हम लोग अभी भी एशियन मार्केट के कंपैरिजन में थोड़े से हायर वैल्यूएटेड है। इसी वजह से लगभग मुझे ऐसा लगता है कि एफआई कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहा है। सो माइट बी पॉसिबल अभी जो करेक्शन आ रहे हैं मार्केट में वो कंटिन्यूअसली बने रहे, थोड़ा साइडवेज मार्केट रहे और कॉर्पोरेट की अर्निंग थोड़ी सुधरती रहे, जिससे कि हमारा जो पी वैल्यूएशन है एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न वो थोड़ा रिड्यूस होगा, और 16 और 15 के आसपास के पी पे मुझे लगता है कि थोड़ा मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो ये वैल्यूएशन सही रहने वाला है। अगर मैं इसके अगेंस्ट अगर बात करूं जो है डाउजन इंडस्ट्रियल एवरेज की, तो वो भी थोड़े हायर वैल्यूएशंस पे चल रहा है एज फार एज दी ओवरऑल इकोनॉमी इज कंसर्न। तो ओवरऑल जो डेटा और सेंटिमेंट्स थोड़ा ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट में थोड़ा साइडवेज ट्रेडिंग सेशन हमें आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। क्यों, आगे डिस्कस करते हैं। इससे पहले सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो सेक्टोरल इंडाइसेस में सीएनएक्स, बैंक निफ्टी, मेटल, ऑटो, सर्विस सेक्टर, इनका मैंने कंपैरिजन यहाँ डाला है। अगर आप देखेंगे सीएनएक्स, बैंक निफ्टी की, मेटल्स की, तो मेटल थोड़ा सा आउट परफॉर्म करते नजर आए। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी और मेटल्स ने आउट परफॉर्म किया है। बट अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर, एफएमसीजी एंड आईटी सेक्टर, आईटी ऑलमोस्ट 25% का जो है लॉस पोस्ट किया है ऑन द चार्ट, मतलब आईटी इंडेक्स ने। सो ओवरऑल ये पर्टिकुलर सिनारियो है, ये डेटा है आपके सामने दिख रहा है। सो अगर देखिए निफ्टी ऑटो थोड़ा परफॉर्म किया मार्केट में, क्योंकि कुछ नए प्रोडक्ट्स और ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की वजह से थोड़ा सा बूस्ट हमें यहाँ पर मिला है। हालांकि इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो की वजह से ऑटो सेक्टर के लिए आने वाला साल थोड़ा सा टिपिकल रह सकता है, थोड़ा टफ रह सकता है, बट आई विल डिस्कस। बैंक निफ्टी ऑब्वियसली आउट परफॉर्म द मार्केट, आईटी एंड फार्मा विच अंडर परफॉर्म द मार्केट। अब फार्मा क्यों अंडर परफॉर्म किया वो हम डिस्कस करते हैं। मेटल आउट परफॉर्म, consumptions देखें तो again they outperform in energy, that these indices outperform the market and these two indices underperform the market। अब 2023 में क्या रहने वाला है ऑटो सेक्टर, मुझे लगता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं मेजरली बोरो करके ही कार गाड़ी अपनी खरीदते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट सिनारियो में, अभी राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो उस समय में माइट बी पॉसिबल जो है ऑटो सेक्टर्स की डिमांड थोड़ी कम हो सकती है। प्लस यहाँ पे प्राइजेस थोड़े से बढ़े हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दी वी कैन से फ्यूल एफिशिएंसी एंड कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस लेकर आए हैं, उसकी वजह से कंपनीज का कहना है कि उनके जो ऑटोमोबाइल्स में प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइजेस उन्हें बढ़ाने होंगे। सो दिस इज बिकॉज डिमांड हो सकता है उसी वजह से कम हो जाए, प्लस इंटरेस्ट रेट हाई बोरोविंग कॉस्ट की वजह से भी डिमांड कम हो सकता है। तो आई थिंक कि ऑटो सेक्टर जो है मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है इस स्पेस में। एक पर्टिकुलर सेक्टर है एंसिलरी, जो कि ऑटोमोबाइल
में एंसिलरी थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि उसमें हमें थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। बैंकिंग ऑब्वियसली हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, मार्केट हमेशा हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में बैंकिंग आउट परफॉर्म करता है। वहीं अगर देखें तो क्रेडिट ग्रोथ लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। एनपीए साइकिल जो देखें तो एनपीएस में भी देखें तो लगातार कंपनीज के एनपीए रिड्यूस हुए हैं। कंपनीज के जो प्रोविजन कवरेज रेशियो से हमें पता चल रहा है कि उनके जो एक्सपेक्टेशंस है रिलेटेड टू एनपीए वो भी मतलब उनका ये मानना है कि थोड़ा और फर्दर रिड्यूस हो सकता है। साथ ही क्रेडिट ग्रोथ जो डिमांड आया है मार्केट में उस वजह से बैंकिंग सेक्टर अगेन थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट इज आईटी। यूरोपियन कंट्रीज, यूएस एंड अदर ग्लोबल इकोनॉमीज में जो हालात बने हुए हैं लगभग देखें तो रेसेशन जैसा थोड़ा सिनारियो बना हुआ है, उस वजह से जो है आईटी सेक्टर्स को बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर में है और लगातार में भी पॉसिबल अपने जो आईटी कंपनीज हैं अपने प्रोजेक्ट्स थोड़ा सा पोस्टपोन करें, उस वजह से आईटी सेक्टर्स में फर्दर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर हम बात करें फार्मा, तो फार्मा जो है पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल प्राइसिंग प्रेशर की वजह से अनदर 1 to 2 क्वार्टर्स में थोड़ा सा अंडर प्रेशर रह सकता है। प्राइसिंग प्रेशर भी मार्केट में यहाँ पर है फार्मा में। हाउएवर जो वैल्यूएशंस की बात करूं तो फार्मा जो गिरा है लास्ट 1 ईयर में 10% से गिरा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो वैल्यूएशंस अगर बात करें अर्निंग्स के कंपैरिजन में तो माइट बी पॉसिबल थोड़े से रीजनेबल वैल्यूएशंस हमें देखने को मिल सकता है। बट स्टिल ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है मार्केट में थोड़ा सा अभी प्रेशर बना हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल, तो फर्स्ट सेक्टर हमें थोड़ा सा दिख सकता है प्रेशर में। मेटल, चाइनीज रिस्ट्रिक्शन थोड़ा थोड़ा हटने के बाद हो सकता है चाइनीज से और फर्दर डिमांड हमें मिले, तो ये मुझे लगता है कि चाइनीज कोविड रिस्ट्रिक्शन हटने से इस पर्टिकुलर सेक्टर्स को और थोड़ा बूस्टअप मिलेगा। तो मेरा थोड़ा मानना है कि निफ्टी मेटल थोड़ा और आउट परफॉर्म कर सकता है एज इट डिड अर्लियर। वहीं अगर कंजम्पशन की बात करें तो मार्जिन प्रेशर बना हुआ है, राइजिंग कॉम्पिटिशन से स्लो डाउन इन कंजम्पशन डिमांड जस्ट बिकॉज वी कैन से ड्यूरेबल आइटम्स में कंजम्पशन डिमांड कम रह सकता है। आई मीन लिक्विडिटी अगर मार्केट में कम रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कंजम्पशन कम रहेगा। वहीं एनर्जी सेक्टर्स रिस्ट्रिक्शन हटा मॉनेटरी मतलब ओवरऑल इकोनॉमी में, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर भी डिमांड देखने को मिल सकता है। एनर्जी मतलब पावर भी हो सकता है, क्रूड ऑयल भी हो सकता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने इसमें इंक्लूड की है। वहीं अगर हम बात करें 2023 की फर्दर, तो ये सारे की पॉइंट्स है जो आपको वॉच आउट करना चाहिए फॉर डिसाइडिंग योर ओवरऑल व्यू अंडरस्टैंडिंग फॉर द मार्केट। सो पहला है इकोनॉमिक आउटलुक। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक थोड़ा स्लो डाउन में है जस्ट बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। वो इकोनॉमी जो 0.25% के इंटरेस्ट रेट पे काम करती है उन इकोनॉमीज को 5%, 4% और इवन 7% का इंटरेस्ट रेट फेस करना पड़ रहा है, तो उस सिनेरियो में कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स पे इंपैक्ट आएगा, लिक्विडिटी कम होने से डिमांड कम होगा। तो ये पर्टिकुलर सिनेरियो की वजह से मार्केट ओवरऑल जो है आगे आने वाले समय में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा। अगर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट अंडर परफॉर्म किया तो इंडियन मार्केट उससे अछूता नहीं रहने वाला। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। सो नेक्स्ट इज, अब हमें करना क्या है, हम ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच पे ना जाएं, हम सेक्टर स्पेसिफिकली थीमेटिक बेसिस पे मार्केट को प्ले करें। कैसे समझिए मार्केट को, कौन सा थीम वर्कआउट कर रहा है, कौन से सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम ज्यादा आ रहा है, कौन सा सेक्टर में गवर्नमेंट इंसेंटिव प्लान आ रहे हैं, कौन सा वो सेक्टर है जो मार्केट को लीड करता नजर आ रहा है। सो ये सारी चीजें हमें थोड़ा और इसमें अंडरस्टैंडिंग बनाना होगा। So overall I can say first point, इकोनॉमिक स्लो डाउन मार्केट में रह सकता है, बट अगर सेक्टर स्पेसिफिकली हमने काम किया, स्टॉक स्पेसिफिकली अगर वर्कआउट किया, तो हम कहीं मार्केट को थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अब वो कौन से सेक्टर्स है ये हम जानेंगे आगे। अगला पॉइंट यहाँ पर ये बजट। सो नेक्स्ट फॉरमोस्ट पॉइंट जो कि बजट हर साल हमारी इकोनॉमी को थोड़ा ड्राइव करता है। इंडियन इकोनॉमी में हम बजट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कैपिटल गेन टैक्स को लेकर कुछ थोड़े से रूमर्स आ रहे हैं। टेक्सटाइल, डिफेंस, इंडिजिनाइजेशन, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड थोड़े हमें रूमर्स हैं। क्या है समझते हैं। कैपिटल गेन टैक्स जो कि एक साल से ज्यादा किसी एक साल, अलग अलग एसेट क्लास होता है, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, मतलब 1 साल से ज्यादा अगर किसी एसेट क्लास को आप होल्ड करते हो, उसे बेचते हो इक्विटी में, तो उस पे जो कैपिटल गेन मतलब जो प्रॉफिट हुआ है उस पे लगने वाला जो टैक्स है वो हो सकता है कंट्रीज में बढ़ जाए, इकोनॉमी में बढ़ जाए। गवर्नमेंट का ये प्लानिंग है। तो ये थोड़ा जो है एफआईआईज के लिए है और जो मेजर डीआईआईज है उनके लिए थोड़ा प्रेशर में हो सकता है। हालांकि जो कैपिटल गेन टैक्स है 1 लाख तक तो छूट है ही, बट तो बड़े प्लेयर्स के लिए थोड़ा सा ये नेगेटिव न्यूज है, बट इट्स नॉट अ न्यूज, इट्स अ रूमर। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अगर होता है तो थोड़ा मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। वहीं इनकम टैक्स में हालांकि
कम ये जो है गवर्नमेंट का ये लास्ट बजट है फॉर दिस पर्टिकुलर टर्म। इसके बाद जो अगले साल 2024 में आएगा वो एंट्रीम बजट होगा, रियल बजट नहीं होगा। सो इस बजट में गवर्नमेंट चाहेगी कि अच्छे से अच्छा बेनिफिट्स, ल्यूक्रेटिव ऑफर्स वो लोगों को देना चाहिए। तो आई डोंट थिंक कि इनकम टैक्स या जो रिटेल इन्वेस्टर्स और जी कॉमन लोगों के लिए जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें कोई बढ़ोतरी आए या कोई चेंज आए। इवन मे बी पॉसिबल थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिल सकता है, बट ओवरऑल आई कैन से आई थिंक मार्केट में थोड़ा उतना इसमें इतना चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। टेक्सटाइल डिफेंस एंड इंडिजाइनाइजेशन मतलब यूरो +1 एंड चाइना +1 मतलब यूरो+1 मतलब यूरोप कंट्रीज की कंपनीज जो है इंडिया में आकर प्रोडक्शन करें। चाइना +1 में जैसे कि मेक इन इंडिया में चाइनीज कंपनीज ने इंडिया में आकर प्रोडक्शन किया था। तो ये पर्टिकुलर इंडियनाइजेशन मतलब जो प्रोडक्शन हो वो इंडिया में हो, इसे प्रमोट किया जा रहा है। अगला टेक्सटाइल को लेकर, डिफेंस को लेकर मार्केट में और जो इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है। हालांकि फर्टिलाइजर सेक्टर में मे बी पॉसिबल जो है गवर्नमेंट थोड़ा सब्सिडीज को रिड्यूस करे। हालांकि अभी 38% के आसपास का सब्सिडी चल रहा है, उसे 26% लाने के चांसेस हैं, ऐसा अजम्पशन है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लगातार सब्सिडी देती जा रही है गवर्नमेंट। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अभी हम यहाँ पर हमें अगर देखें तो स्मॉल पर्सनल व्हीकल्स एंड स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स पे तो स्मॉल पर्सनल व्हीकल में थोड़ा सब्सिडी प्लान है, कमर्शियल में स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स में प्लान है, लेकिन हेवी कमर्शियल व्हीकल्स का अभी ऐसा कोई प्लान आउट नहीं हुआ है। सो माइट बी पॉसिबल यहाँ पे हमें हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट के कुछ इंसेंटिव देखने को मिल सकते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, तो एनर्जी के लिए गवर्नमेंट कंटिन्यूसली वर्कआउट कर ही रहा है। तो कौन, सो हु इज गोइंग टू गेट बेनिफिटेड, व्हाट इज द बेनिफिट, वेयर द बेनिफिट, व्हेन द बेनिफिट्स एंड व्हाई द बेनिफिट्स, ये पर्टिकुलर चीजें हैं जो मार्केट को इस साल ड्राइव करने वाली है। अगला जो देखिए फेडरल बैंक का आउटलुक। फेडरल बैंक हमें लगातार पूरे साल थोड़ा सा एग्रेसिव या टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी के साथ बना हुआ है। अगर ये मानना है, उनका मानना है कि अगले और 2 क्वार्टर में वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। और यहीं अगर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग या उनके जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं बोलूं कि माइट बी पॉसिबल 2024 के फर्स्ट हाफ में वो इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करे। तो ये जो आउटलुक है ये मार्केट में राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो बता रहा है और लगातार हायर इंटरेस्ट रेट में मार्केट यहाँ पर काम करेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मार्केट में हो सकता है इकोनॉमीज में फंड का कॉस्ट बढ़े लगातार, कहां, यूएस में। तो उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनीज हैं जो यूएस को स्पेशली एक्सपोर्ट करती है, उन कंपनीज या उन सेक्टर्स में थोड़ा सा हमें नेगेटिव बायसनेस या नेगेटिव सेंटिमेंट्स हमें देखने को मिल सकता है। वहीं अगर यहां पर थोड़ा ईज डाउन होता है तो ये ईज डाउन में भी पॉसिबल सेकंड हाफ में हमें देखने को मिले। तो ओवरऑल जो इकोनॉमी है या यूएस का इकोनॉमी है वो थोड़ा सा फेड बैंक के ओवरऑल व्यू पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन लिंक PLI स्कीम जो कि गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर से प्लान कर रही है। हालांकि 1.97 लाख करोड़ के आसपास का इसमें आउटले या जो है प्रपोज्ड कैपिटल और कैपेक्स यहाँ पर लेकर आई है। स्पेशली जो अगर देखें हम तो यहाँ पर हम ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट्स एंड देन यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जीज के बाद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने से रिलेटेड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जारी है, गवर्नमेंट का प्रपोज्ड है। तो ओवरऑल वी कैन से द PLI स्कीम्स इस बजट में किन सेक्टर्स में PLI स्कीम्स ज्यादा बढ़ने वाली है, कहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट इन 13 सेक्टर्स को लेकर या 13 एलिमेंट्स को लेकर गवर्नमेंट किन सेक्टर्स में थोड़ा सा अपना हाथ खींच सकती है या किसको प्रमोट कर सकती है, वो सेक्टर्स PLI स्कीम्स के थ्रू। तो आप PLI स्कीम्स के थ्रू यहाँ पर आप ये जानने की कोशिश करें कि किन सेक्टर्स को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। सामने अगर देखें तो कंटिन्यूअसली मार्केट में जो कितना एलोकेशन है, किस सेक्टर को कितना एलोकेशन अभी गवर्नमेंट ने किया है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। सो दिस इज व्हाट द डेटा। यहाँ पे इसके लिए आप investindia.org का एक वेबसाइट है, वहां पर भी आप विजिट कर सकते हो फॉर फर्दर डिटेल। सो दिस इज व्हाट वी कैन से कि ये PLI स्कीम्स मार्केट को ड्राइव कर रही है। कौन सा सेक्टर्स है, केमिकल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, मेडिकल डिवाइसेस, माइनिंग मेटल्स, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जीज, टेलीकॉम, टेक्सटाइल एंड व्हाइट गुड्स होता क्या है, जो हम घर में फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन ये यूज करते हैं, ये व्हाइट गुड्स का पार्ट होता है। तो इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम प्लान किया हुआ है। सो ये मार्केट को ड्राइव करेगा। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बैंकिंग परफॉर्मेंस। अगर देखें आप तो यहाँ पे डिपॉजिट्स का ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 2021 और 22 में लगातार बढ़ा है। हालांकि ये यहाँ पर अगर देखें तो लगभग 10% का CAGR हमें देखने को मिला है 2016 से लेकर अब तक। और अगर टोटल डिपॉजिट्स टू डेट 173 लाख करोड़ एज ऑन नवंबर 2022, ये वो मैंने डेटा लिया है। ये डेटा भी मैंने कहां से लिया है, investindia.org से लिया है।
वहीं इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसीज का मानना है कि क्रेडिट ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 10% एट CAGR बाय 2022 एंड 23। तो लगभग अगर अभी क्रेडिट डिपॉजिट स्टूड एट ऑलमोस्ट, बैंक क्रेडिट स्टूड एट 129 लाख करोड़ के आसपास है। सो ये जो ग्रोथ 10% का एक्सपेक्टेशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। अगर ये होता है तो बैंकिंग सेक्टर यहाँ से और आउट परफॉर्म कर सकता है। सो दिस इज अगेन बैंकिंग सेक्टर को ये क्रेडिट ग्रोथ जो है ये थोड़ा सा इफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट इज कैपेक्स। ओवरऑल अगर मार्केट में देखें तो इस साल 2022 ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं कैपेक्स को लेकर। प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो उन्होंने 7 लाख करोड़ का कैपेक्स किया है। गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिला दे तो 12.3 लाख करोड़ का कैपेक्स किया। ओवरऑल जो कैपेक्स है ऑलमोस्ट जो है 21 लाख करोड़ के आसपास का कैपेक्स है। तो ये जो कैपेक्स आ रहा है, ये कैपेक्स मार्केट को ड्राइव करता है हायर साइड में। तो हालांकि किन सेक्टर्स में कैपेक्स आ रहा है, वो कौन से स्टॉक्स हैं, वो कौन सी कंपनीज है जो कैपेक्स को लेकर आ रही है, या गवर्नमेंट भी जो कैपेक्स प्लान करी है वो कहां प्लान करी है। जैसा कि अगर देखें तो मास्टर प्लान में एक्सप्रेसवे एक्सपांडिंग द नेशनल हाईवे बाय 25,000 किलोमीटर, न्यू मल्टी मॉडल पार्क मतलब आईटी पार्क्स एंड मल्टी लेवल आईटी सर्विस सॉल्यूशन पार्क, इस तरह से कई चीजें यहां पर डेवलप होने वाली है। पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स, वहीं न्यू ट्रेन्स एंड रोपवे, ये जो पर्टिकुलर जगह पर गवर्नमेंट ने कैपेक्स लेकर आई है। इसकी वजह से देखा गया कि कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, मेटल, बैंकिंग में थोड़ा सा आउट परफॉर्म हमें देखने को मिला है। मेटल सेक्टर जो कई पिछले 2021 से लगातार फर्स्ट हाफ ऑफ मिड ऑफ द 2022 तक अंडर परफॉर्मर था, कहीं ना कहीं सारे मेटल सीमेंट सेक्टर्स में एक पर्टिकुलर ग्रोथ देखने को मिला है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कैपेक्स कमिंग वन बाय वन। तो वो कैपेक्स कहाँ आ रहे हैं, आपको कैपेक्स पे ध्यान देना है। कैपेक्स मेजरली गवर्नमेंट जो है न्यू ट्रेन्स पे और ट्रेन को मॉडर्नाइज करने में और डिजिटलाइजेशन करने में आ रहा है। तो क्या फायदा होगा, कौन से सेक्टर्स हैं जो इस पर्टिकुलर कैपेक्स से फायदा ले सकते हैं, वो हमें फोकस करने वाली बात है। वो मार्केट को 2023 में ड्राइव करेगा। अगला क्या है, पब्लिक कंट्रीब्यूशन। जैसा कि मैंने बोला कि एफआईआई ने कंटिन्यूअसली सेलिंग किया है 2.78 लाख करोड़ के आसपास का, बट स्टिल मार्केट इज साइडवेज। ये कभी हुआ नहीं है ऐसा। तो क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। ये चेंज क्या है, मार्केट में इंडियन रिटेल्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। एसआईपीज अगर हम देखें तो एसआईपीज जो है ऑलमोस्ट करंटली 6.05 करोड़ एसआईपीज हो रही है मंथली बेसिस पे इंडिया में। वहीं अगर बात करें टोटल पैन नंबर्स जो है इशू, उसका 10% जो पैन है वही अभी इन्वेस्ट कर रहा है। तो क्या होगा, ये 8% क्या होगा, ये 8 से अगर 20 हो गया देन तो there's a huge possibilities and huge opportunities in this particular market अगर रिटेल सेक्टर्स का पैसा मार्केट में आता है तो यहां पर अभी हम लोग देखें 2.5% लोग ही इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं फ्रॉम इंडिया। सो दैट टू उस इतना इन्वेस्टमेंट कितना हुआ देखिए, ये 2016 से लेके 18, 19, 20, 21, 22 और ये 22 से 23 फाइनेंशियल ईयर्स, ये मैंने डेटा यहाँ पर रखा है। अगर आप देखेंगे तो 16-17 में हम लोग जहाँ 3000 का एवरेज एसआईपी होता था मंथली बेसिस पे, वो एवरेज यहाँ पर अगर देखें तो 11, 12,000, 13,000 इस लेवल पे हम जा रहे हैं। तो ये जो कंटिन्यूस बाइंग है यही मार्केट को होल्ड किया हुआ है ऊपर, और ये बाइंग केवल उन 2.5% लोगों की वजह से है। अगर यहाँ पे ये 2.5 के बजाय 5% हो जाए या 8% के बजाय 10 या 20% हो जाए तो what kind of change it can bring the market. So this is what need to observe. अगला है डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन में अगर देखें तो मार्केट ने एक पर्टिकुलर बहुत ज्यादा फिनटेक कंपनीज लगातार आ रही हैं जो मार्केट में थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन की तरफ प्रमोट करिए। साथ ही गवर्नमेंट की इंसेंटिव क्या है, गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक फाइनेंशियल टेक सिटी, एक सिटी जो गुजरात में प्लान हो रहा है, वो पर्टिकुलर वहाँ इन्वेस्टमेंट्स है। तो ओवरऑल ये जो डायरेक्शन है मार्केट को कहाँ ले जाएगा ये डिजिटलाइजेशन, ये हमें देखने की बात होगी। साथ ही एलोकेशन ऑफ 1.5 लाख करोड़ ऑफ रुपीज इन डिजिटाइजेशन ऑफ द इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे एक बहुत बड़ा यूं कहें कि एक देश, कई लोग, जितने लोग किसी देश में रहते हैं उससे ज्यादा लोग इंडिया में एक टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो एक पूरा देश है और उस देश के लिए अगर कोई पर्टिकुलर चेंज गवर्नमेंट लेकर आ रही है तो यू कैन अज्यूम कि यहाँ पर कितना अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। सो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में है अपॉर्चुनिटीज, बट ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक थोड़ा सा नेगेटिव बना हुआ है। अल्टरनेटिव एनर्जीज, अगर हम बात करें पेरिस
ग्रीन एनर्जी एग्रीमेंट की, तो उसमें कई कंट्रीज को ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड या रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड सोर्सेस में वर्कआउट करना है, जिसमें कि इंडिया एक पर्टिकुलर क्लास के सबसे टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट की तरह परफॉर्म कर रहा है, एंड वी आर फुलफिलिंग ऑल द कंडीशंस विच इज बीइंग अप्लाई। अभी तक हम देखें तो 165 गीगावाट्स से ज्यादा का हम प्लांट्स जो कि रिन्यूएबल एनर्जीज पे हम डेवलप कर चुके हैं 2022 में। साथ ही हम ओवरऑल जो एनर्जी का 40% रिन्यूएबल एनर्जी में से 40% हाइड्रो पावर से आता है। वहीं ओवरऑल जो हमारी एनर्जी डिमांड है उसका 59% हालांकि हम natural resources like coal and thermal power पर डिपेंड है, बट स्टिल इट हैज अ स्कोप एंड गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर दैट। सो दीज रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड गवर्नमेंट कई जगह पर सब्सिडी दे रहा है, सोलर प्लांट में सब्सिडी दे रहा है, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो वहां आपको सब्सिडी मिल रहा है। तो ये क्या है, ये एक मोटिवेशन है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हों। सो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस रख सकते हैं आप। हालांकि हम कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट नहीं हो सकते, उस पर डिपेंडेबिलिटी नहीं हो सकती, हमारा कुछ पोर्शन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड थर्मल पावर पर डिपेंड रहेगा, बट स्टिल वी कैन से कि जो नेचुरल रिसोर्सेज मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज लाइक कोल एंड थर्मल पावर पर डिपेंड रहेगा, बट कुछ हद तक हम इस सेक्टर्स में कई सारी एक्टिविटीज देख रहे हैं। मैंने लगातार कई सारी एक्टिविटीज देखी है, कंपनीज के द्वारा कैपेक्स देखे जो इस पर्टिकुलर सेक्टर्स में लगातार आ रहे हैं। सो दिस इज व्हाट अनदर थीम व्हिच कैन ड्राइव द मार्केट। सो व्हाट इज द थीम? आई एक्सप्लेन यू ना व्हाट आर दी हेडविंड्स जो मार्केट को थोड़ा सा डाउनग्रेड करी या थोड़ा सा लैगिंग और नीचे की तरफ खींच रही है। ये सारे जो मैंने डिस्कशन आपको किया है मोटा मोटी सारे हेडविंड्स थे, टेलविंड्स थे, मोटा मोटी ये सारे टेलविंड्स थे। अभी मैं हेडविंड्स की बात कर रहा हूँ। हेडविंड्स मतलब जो ऐसी विंड्स जो मार्केट में या किसी इकोनॉमी में सामने से आए और उस इकोनॉमी को बढ़ने से रोके। तो कौन से फैक्टर्स है? वैल्यूएशन से एक चैलेंज बना हुआ है, रूपी हेडविंड्स है, रूपी वैल्यूएशंस मतलब अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं करंट अकाउंट डेफिसिट्स इज गेटिंग वाइडर। तो वैल्यूएशंस मतलब अगर हम देखिए 2021 अक्टूबर 2021 में हम 42 के पीई पे थे, आज हम 21.78 के पीई पर हैं। बट अदर एशियन कंट्रीज की बात करें तो वहां पर जो वैल्यूएशंस है वो हमारे वैल्यूएशन से और कम वैल्यूएशंस है। मतलब ओवरऑल अगर एशियन MSCI एशिया पैसिफिक इंडेक्स के कंपेयर करें तो हम अभी भी ओवर वैल्यूड है। हमारे जो स्टॉक्स है इवन ऑल्दो अर्निंग्स बढ़ रहा है बट स्टिल वी आर ओवर वैल्यूड। इसी वजह से FIS कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहा है। तो क्या ये सेलिंग बनी रहेगी? माइट बी पॉसिबल ये सेलिंग बनी रहे और मार्केट इसीलिए थोड़ा सा 2023 में इस पर्टिकुलर FIS सेलिंग की वजह से या हायर वैल्यूएशन की वजह से हो सकता है साइडवेज रहे, या हो सकता है मार्केट में थोड़ा प्रेशर इस पर्टिकुलर रीजन से हमें देखने को मिले। अगला रूपी डेप्रिसिएशन लगातार हमने देखा है, रूपी 79 से 81 से 82 83 तक के लेवल्स हमने टच किए। तो जब रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो हमें इस रूपी को कंट्रोल करने के लिए जो RBI है उन्हें इस पर्टिकुलर मार्केट में हमारा जो रिजर्व्स हैं उन्हें सेल आउट करना हो रहा है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जब भी रिजर्व सेल आउट होगा तो हमारा इकोनॉमी का जो स्टेबिलिटी है या जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होता है। सो इस सिनेरियो में थोड़ा हमें ये जो रूपी डीवैल्यूएशंस का जो हेडविंड है वो थोड़ा परेशान कर सकता है मार्केट में। सो इकोनॉमी के फ्रंट पे तो थोड़ा यहाँ पर तो स्टेबल होना बहुत जरूरी है। सो ये एक हेडविंड है मार्केट में जो मार्केट को थोड़ा डाउनसाइड ड्राइव कर रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट इज गेटिंग वाइडर। हालांकि एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ रहा है बट करंट अकाउंट डेफिसिट फिर भी उससे दुगनी तेजी से बढ़ रहा है। इसका रीजन क्या है? ग्लोबल इकोनॉमी में जो है रिसेशन प्लस स्लो डाउन और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ना। जब भी स्लो डाउन आएगा तो हमारी IT कंपनीज या सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज का जो एक्सपोर्ट है वो रिड्यूस होगा। अब रिड्यूस अगर एक्सपोर्ट होता है बट हमारा जो इंपोर्ट है वी आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ऑयल फॉर मेजरली हमारा जो इंपोर्ट होता है वो ऑयल से रिलेटेड होता है या ऑयल प्रोडक्ट्स का ही होता है। सो यहाँ पर अगर हम लोग सॉफ्टवेयर कंपनीज या कोई सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज या कुछ चीजें ऐसी है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, अगर ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन रहा तो वहां पर हम एक्सपोर्ट थोड़ा रिड्यूस हो सकता है। सो इस रिडक्शन की वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट और थोड़ा वाइडन हो सकता है। दिस इज व्हाट वन काइंड ऑफ पर्टिकुलरली वी कैन से थोड़ा एक हेडविंड की तरह है। वहीं अगर हम बात करें इन ओवरऑल सिनारियो में इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आने वाला है तो इन पर्टिकुलर इकोनॉमी पे रूपी पे डेप्रिसिएशन आ सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस करंट अकाउंट डेफिसिट। रूपी डेप्रिसिएशन होने की वजह से मेजरली जो FIS जो है लगभग FIS की सेलिंग की वजह से और FIS जो है सेलिंग की वजह से रूपी और फर्दर डेप्रिशिएट होता है। सो दिस इज बिकॉज जब FIS सेल करेगा तो रूपी मार्केट में सप्लाई होगा और मार्केट में करेंसी अपना डॉलर करेंसी वो लेकर बाहर हो जाएगा। सो यहाँ पर जो है थोड़ा सा लगभग वी कैन से कि जो है हमें ये लगभग 2023 की हेडविंड्स दिख रही है। सो ओवरऑल व्हाट आई डिस्कस, तो इस सिनेरियो में कैसे आप अपने स्टॉक को सिलेक्ट करें, तो दिस इज व्हाट आई फ्रेमवर्क मैंने बनाया है। फाइंड आउट टेलविंड।
कौन से इंडस्ट्रीज है जो टेलविंड में है। उसके बाद उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रमोटर के स्टेक्स इन प्लेज डेटा को देखिए, प्रमोटर का स्टेक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रमोटर अपने स्टेक्स को होल्ड किया हुआ है तो वो ज्यादा पॉजिटिव है, प्लेज किया हुआ है तो नेगेटिव है। तो ओवरऑल आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उनकी क्वालिटी, उनके मैनेजमेंट को समझे, देन अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट एंड द डेट एंड कैश फ्लो, मतलब उसकी ओवरऑल हेल्थ को समझे कि कितना स्ट्रांग है कंपनी वर्स्ट केस सिनेरियो को फेस करने में। देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेवेन्यू एंड वैल्यूएशन, रिलेटिव वैल्यूएशन मतलब एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर से, एक कंपनी का दूसरे कंपनी से वैल्यूएशन को समझे कि कोई कंपनी जैसे कि कोई रिजल्ट आया, कोई कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है, गुड रिजल्ट, नंबर पोस्ट किया, क्या उस कंपनी ने दूसरी कंपनी से नंबर थोड़ा अच्छा पोस्ट किया है। तो दीज आर द रिलेटिव वैल्यूएशन, थोड़ा आपको स्टडी करना होगा अपनी सिलेक्टेड स्टॉक पर पहुंचने के लिए। देन एलोकेशंस, अब पूरे कैपिटल को एक स्टॉक में एलोकेट नहीं करना है, यू हैव टू प्लान योर एलोकेशन स्ट्रेटजी एंड देन रीबैलेंसिंग एंड रिव्यूइंग। हो सकता है कोई सेक्टर फर्स्ट हाफ में परफॉर्म करे, सेकंड हाफ में ना करे, फर्स्ट क्वार्टर में करे, सेकंड क्वार्टर में ना करे, तो वो कौन से हेडविंड्स है जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को परफॉर्म करने से रोक रहे हैं, उसकी स्टडी करके हम यहाँ पर रीबैलेंसिंग एंड रीवैल्यूएशन करेंगे। तो दिस इज व्हाट द फ्रेमवर्क यू हैव टू अप्लाई। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझे, बैलेंस शीट से हेल्थ को समझे, रेवेन्यू मॉडल या रेवेन्यू कितना ग्रो कर रहा है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग पर शेयर्स क्या आ रहे हैं, ये समझे, देन एलोकेशन प्लान करें एंड रिव्यू एंड रिबैलेंस। तो दिस इज व्हाट द फ्रेमवर्क यू कैन अप्लाई। हालांकि ये फ्रेमवर्क मैं खुद यूज करता हूं, बट इट इज नॉट सोनली आई कैन से कि आप अपना फ्रेमवर्क और थोड़ा इसमें एड ऑन कर सकते हो, अपने कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, इट इज योर डिस्कशन। दिस इज ओनली मोटा मोटी अगर देखो तो ओवरऑल मैं आपको इमेज या पिक्चर में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो नेक्स्ट इज, क्या आप बुलिश हैं या बियरिश हैं मार्केट को लेकर, ये कमेंट करके बताएं। इन सारी इंफॉर्मेशंस के बाद मुझे ऐसा लगता है इंडियन इकोनॉमी से जो कैपेक्स आ रहे हैं, पीएलआई स्कीम्स आ रही हैं, ये बजट जो है लास्ट बजट है, तो गवर्नमेंट कभी भी मार्केट को निराश नहीं करना चाहेगा अपनी लास्ट सेशन में। सो माइट बी पॉसिबल कॉमन पीपल को भी निराश नहीं करना चाहेगा। सो यहाँ पे थोड़ा हमें ये देखना होगा क्या हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हमारी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल मार्केट्स की वजह से रिड्यूस हो रहा है। सो इस सारे सिनेरियो को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा सा जिस तरह से हम परफॉर्म किए हैं 2022 में, वैसा ही मार्केट में परफॉर्मेंस देखने को मिले। माइट बी पॉसिबल हम 4% का रिटर्न इस साल पोस्ट किए, हो सकता है हम 4% का ही रिटर्न अगले साल पोस्ट करें, 4% का डाउन करें, बट ओवरऑल वी कैन से मार्केट में इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, फेडरल बैंक आउटलुक एंड जो कैपेक्स है कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट से आ रहा है वो पॉजिटिव है। FIIs कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहा है बिकॉज वैल्यूएशंस आर डाउन, बट DIs आर होल्डिंग दैट पर्टिकुलर मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैक्ड बाय द रिटेल इन्वेस्टर्स। तो ओवरऑल ये सिनेरियो, ये मुझे ये समझ में आता है कि मार्केट अभी भी एक साइडवेज रेंज में, हालांकि शॉर्ट टर्म में फर्स्ट हाफ जो है, फर्स्ट क्वार्टर अगर मैं बात करूं 2023 में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का लास्ट क्वार्टर में मार्केट थोड़ा और अंडर परफॉर्म कर सकता है। सेकेंड हाफ में हमें थोड़ा मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकता है, वो भी डिपेंड करेगा RBI मॉनेटरी पॉलिसी पे, फेडरल बैंक के इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी पे। सो दिस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वंस अगेन एज द स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स, it is crucial to remember investing in stock market is risky and you could lose almost all your invested capital or your gains can simply evaporated. So to take calculated risk in your investments, it is important to research and understand the financial instruments which you are parking your money. And taking the help of financial advisors, learning about the market could help you to hedge your risk. So in certain degree, तो आपको क्या करना है, आप ब्लाइंडली मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। मैंने बोल दिया सेक्टर परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से ना जाए, अपना स्टडी करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, मार्केट को थोड़ा सीखें, कंटिन्यूसली मार्केट को स्टडी करें। दिस इज व्हाट द बॉटम लाइन ऑफ दिस होल वीडियो. So hope you like this video. Share this video with your friends. Comment on this particular video. If you have any doubts, you can ask any questions in this video. Feel free to put your any comment, any questions over this. If you did not like the video, comment there that you didn't like the video. कौन सा part है जिसे आपने like नहीं किया? So I'll give you feedback over that, and I will improve as well. So this is what from my side for 2023. What is my overlook? My look is to go with the thematic perspective, go with the sector perspective. Do not have a holistic approach on the market bullish है bearish है. It's about आपको sectors ढूंढना होंगे जो market में आउट परफॉर्म करेंगे. So और एक और लास्ट, एक बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शंस में बाइंग से थोड़ा प्रोटेक्ट करो खुद को, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट प्लान करो, लॉन्ग टर्म की सोचो और मार्केट साथी के साथ जुड़े रहो. थैंक यू वेरी मच.